आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। पूरा देश इस वक्त एक महाभारत लड़ रहा है। महाभारत सांसों के लिए, महाभारत जिंदगी के लिए, अपनों को बचाने के लिए ये महाभारत इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है। और उस जद्दोजहद में अगर हर कदम पर परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तो एक आम व्यक्ति कहां जाएगा? जहां ऑक्सीजन के लिए एक तरफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब RT-PCR टेस्ट कराने के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अस्पतालों का जो हाल बताया जा रहा है, वो अस्पताल हकीकत में कैसे हैं, ये भी आज आपको महाभारत में बताऊंगी, क्योंकि ये जंग अभी लंबी है लेकिन साथ मिलकर लड़नी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद महाभारत। उखड़ती सांसों से बेहाल मरीज। हॉस्पिटलों में सिलेंडर भी नहीं है, क्या करें? अगर सिलेंडर लिया तो भर्ती कर लेंगे। कैसी तैयारी, नहीं रुक रही महामारी। आपके शहर में कोरोना टेस्ट का हाल क्या? कि ये लड़ाई जो कोरोना के खिलाफ है, ये खाली गवर्नमेंट या अथॉरिटीज नहीं जीत सकती, लोगों को साथ देना पड़ेगा। हाफते अस्पतालों को कब मिलेगी ऑक्सीजन? पूरे देश में कोरोना महामारी से कोहराम मचा हुआ है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए ना तो बेड हैं और ना ही उखड़ती सांसों के लिए ऑक्सीजन। मरीजों के तीमारदार इलाज के लिए चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। अब तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कोरोना मरीज सड़कों पर दम तोड़ने लगे हैं। इसके बावजूद अब भी ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए मारामारी हो रही है, लेकिन अब भी सरकारें सांसों का भरोसा नहीं दे पा रही। गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है किसी के पास। सरकार क्या कर रही है यहाँ पर? यहाँ शौक से कोई नहीं आया हुआ, यहाँ उन सबके लिए, सबकी जीवन रक्षक के लिए ऑक्सीजन लेके आ रहा है। और सरकार जो पेपरों में रंग रही है कि ऑक्सीजन यहाँ प्रोवाइडेड है लखनऊ के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलाज तो छोड़िए, कोरोना का RT-PCR टेस्ट तक मुश्किल हो गया है। पहले तो टेस्ट की बुकिंग होती नहीं, और अगर हो भी जाए तो इंतजार इतना लंबा कि टेस्ट होने और रिजल्ट आने तक मरीज की हालत बिगड़ जाए। नोएडा के सेक्टर 39 के जिला अस्पताल में महिलाएं CMO के पैर पड़ते नजर आईं। CMO साहब ने साइन कर दिए हैं, पर अभी दवाई ना अवेलेबल होने के कारण कह रहे हैं कि नहीं है जी, हम क्या करें। हालांकि दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन है, इसके बावजूद भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हमारी संवाददाता ने दिल्ली का जायजा लिया तो बेहद चौंकाने वाले दृश्य देखने को मिले। ऐसे में सवाल है कि क्या इसी तरह से कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सकेगा? हम इस वक्त बीगाजी गामा प्लेस में हैं और यहाँ पे काफ़ी भारी ट्रैफिक लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियाँ फंसी हुई है ट्रैफिक में। बहुत धीरे धीरे करके ट्रैफिक चल रहा है। ये हालत है दिल्ली की लॉकडाउन में। हम देख सकते हैं कि E-पासेस लगे हुए हैं लगभग सभी गाड़ियों पे। तो ये एक तरीके से कोई ना कोई एक लूप होल, कोई कमी निकाल के लोगों ने E-पासेस अपने लिए निकाल लिए हैं, ले लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कतरे कतरे सांस के लिए तरसते मरीजों को कब ऑक्सीजन मिलेगी? क्या ऐसे ही कोरोना मरीज प्राणवायु की कमी से दम तोड़ते रहेंगे और सड़े सिस्टम की आड़ में लाशों का अंबार लगता रहेगा? जब हमारी संवाददाता हरियाणा के मानेसर ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने पहुंची तो वहां ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। समय हम मौजूद हैं स्टार गैस लिमिटेड मानेसर में, एक गैस प्लांट है। उसके बाहर देखिए यहाँ पर कैसे लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो ये पर्टिकुलर प्लांट जो मानेसर में है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। कल तक ये पर्टिकुलर प्लांट हर जगह, दिल्ली हो या आसपास NCR के इलाके हो, सबको गैस फ्री में प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अब कमिश्नर के ऑर्डर के बाद ये गैस सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव के रेजिडेंट्स के लिए ही होगी। ऐसे में सवाल है कि हाफते अस्पताल और उखड़ती सांसों की सिसकियों को बचाने के लिए सिलेंडर कब मिलेंगे?
क्योंकि प्राणवायु की इस महामारी में रोजाना लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सड़ा सिस्टम अब भी बेबस और लाचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। व्यवस्था का हाल आपने देखा और इसीलिए आज महाभारत में जो सवाल मैं उठा रही हूं, ये कैसी तैयारी है कि नहीं थम रही महामारी है। पहला सवाल महाभारत में आज यही पूछ रही हूं, क्योंकि व्यवस्था किस तरह से दम तोड़ रही है और हाफते अस्पतालों को कब तक मिलेगी ऑक्सीजन, ये महाभारत में मेरा दूसरा सवाल, क्योंकि अभी भी मरीज तड़प रहे हैं, अभी भी मरीजों की हालत बेहाल है। महाभारत में जो तीसरा सवाल आज मैं उठा रही हूं, क्योंकि तैयारी और व्यवस्था पर सवाल है, लेकिन साथ ही साथ कैसे अस्पताल, मरीज और व्यवस्था चरमराई हुई है, उसका बुरा हाल है। ये महामारी रुक नहीं रही है। कब तक दर दर भटकने को मजबूर रहेंगे मरीज? महाभारत में आज तीसरा सवाल यही उठा रही हूं, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था चरमरा रही है, लोगों के लिए मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और आज महाभारत में कब तक दर दर भटकने को मजबूर रहेंगे मरीज? जो दावे हैं और हकीकत है, उनके बीच का फर्क कब मिटेगा? ये महाभारत में आज चौथा सवाल है। दावों और हकीकत का फर्क मिटना बहुत जरूरी है और इसीलिए आज महाभारत में ये सवाल उठा रही हूं। आज महाभारत में मैं सवाल उठा रही हूं कि आपके शहर में कोरोना टेस्ट का हाल क्या है, क्योंकि हर तरफ से जो खबरें मुझे मिल रही हैं, कोरोना टेस्ट कराना मुश्किल हो रहा है और इसीलिए इन दावों और हकीकत का जो फासला है, उसे हमें मिटाना है। सरकारें मरीजों को सांसें मुहैया कराने में अभी तक लाचार है। आखिर कब सांसें मुहैया करा पाएंगी ये सरकारें? ये भी आज महाभारत में मैं सवाल उठा रही हूं। ये सारे सवाल जिनके आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सिस्टम के तले आखिर कब तक ये शवों का अंबार यूं ही लगा रहेगा? मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान हैं, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता हरीश खुराना, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रैडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन रवि मलिक, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरुण पुरोहित, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, अकील खान मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे और साथ ही असगर खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं महाभारत में आज। लेकिन मैं सीधा सवाल सबसे पहले राजीव जेटली जी आपके पास आती, मुझे उनका फ्रेम अभी नजर नहीं आ रहा है, शायद जुड़े नहीं है हमारे साथ, लेकिन मैं आपके पास आ रही हूं सबसे पहले हरीश खुराना जी, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था आज मैं देख पा रही हूं, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, अगर आज भी आम आदमी को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए, ये दिल्ली एनसीआर रीजन की मैं बात कर रही हूं, यहां पर अगर आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए धक्के खाने पड़े, फोन कर करके हाथ थक जाए, लेकिन कोई टेस्ट करने ना आए, तो मैं बाकी जगहों का हाल क्या समझूं हरीश जी? देखिए, स्थिति वाकई बहुत विकट है और मैं कोई ब्लेम गेम नहीं करना चाहता और निश्चित तौर के ऊपर आज जो, अगर दिल्ली की अकेली बात करूं, दिल्ली में हम कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन एक नई चीज से लड़ रहे हैं, वो है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहे और आपने अभी जो बात करी, अब तो टेस्ट भी नहीं हो रहे। लगातार टेस्ट, जो पहले 1 लाख टेस्ट होने का दावा किया करती थी सरकार, आज लगभग 50 से 60 हजार टेस्ट हो रहे हैं एवरेज। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति वाकई बहुत भयंकर है और एक और नई चीज अब आ गई है कि लोगों को दवाई भी नहीं मिल रही है। तो पिछले 7-10 दिन से जिस प्रकार का दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास व्यवस्था चरमराई हुई है, मैं इसका ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहता, लेकिन सरकारों को सोचना पड़ेगा कि जो दावे जो वो करती थी और जो ग्राउंड रियलिटी है, उस पे एक आईना देखने का समय आ गया है कि अब तो कम से कम आप रियलिटी पे आ जाइए, जमीन पे आ जाइए और जो लोगों की जो तकलीफें हो रही हैं उसको दूर करने के लिए सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ये निश्चित तौर के ऊपर होगा। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार के दावे किए जा रहे थे पिछले कई दिनों से, उसकी पोल खुल चुकी है। 500 मीट्रिक टन केंद्र की सरकार दिल्ली को सप्लाई करती है। आज की हेयरिंग की बात कर रहा हूं, केंद्र के में जो जवाब दिया गया कोर्ट के अंदर, वो 405 मीट्रिक टन दिल्ली उठा रही है। अभी भी 100 मीट्रिक टन दिल्ली उठा ही नहीं पा रही है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल हुआ पड़ा है दिल्ली का, इस वक्त ये हाल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त ब्लेम गेम की बजाय हम लोगों को मिलजुल के, केंद्र पूरी मदद कर रहा है, करने को भी तैयार है,
जो मदद चाहिए राज्य सरकार को देने को तैयार है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी कि इस वक्त लोग परेशान हैं, बेड नहीं मिल रहे, लोगों को दवाई नहीं मिल रही, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और सबसे बड़ी बात अब आरटीपीसीआर टेस्ट भी नहीं हो रहे। ये सब लोगों से निजात पाना ही पड़ेगा। हेलो, देखिए सुचरिता, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी भी देश एक महामारी से जूझ रहा है और ये यहाँ बैठ करके दिल्ली की पॉलिटिक्स कर रहा है। मिस्टर खुराना, ये झूठों के बादशाह की सरकार, ये ईवीएम सरकार के नुमाइंदे, ये इस वक्त अभी भी जिम्मेदारी से बात नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जरूर। ये अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, भयंकर हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर, और ये बैठकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे जितना दिल्ली के अंदर 3 वेव के अंदर कंट्रोल किया, उतना कहीं भी पूरे देश में नहीं किया। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो है, जो थूथू हो रही है। अरे मोदी जी घर में बैठ के 60,000 की ईरानी चाय पी, ये सबूत है। सबसे पहले ये बताइए, आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने कैसे भेजी बाहर? यहाँ देश में जरूरत थी 6.5 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ये बहुत बड़ा जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए, काम है, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। देशद्रोही लोग सजा मिलनी चाहिए। जैसे झूठे लोग यहाँ बिठा रखे हैं आपने दिल्ली के अंदर। अरे ये प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री देश को सफाई करके नहीं है, लेके आइए गडकरी को लेके आइए। ये यहाँ पे अभी भी गैर जिम्मेदारी। अकील खान जी, मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई भी आपको इस तरह से लड़ते हुए देखना चाह रहा है। मैं भी नहीं लड़ना चाहता। अकील खान जी, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी अभी आपको लड़ते हुए देखना चाह रहा है, इसलिए प्लीज जरा सुनिए मेरी बात। इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, ये राजनीति कर रहे हैं दिल्ली की बात। अकील जी, मैं इस वक्त मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास जा रही हूँ। मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास जा रही हूँ क्योंकि जो यथास्थिति है मुझे उसमें दिलचस्पी है। मैं नहीं चाह रही हूँ कि आप लोग लड़ाई करें, आप लोग जो दावे करें। मुझे दावों से क्या है, मुझे तो हकीकत चाहिए, और जो जमीनी हकीकत है वो बहुत फर्क है। डॉक्टर रवि मलिक, मुझे ये बताइए, मैं कई आरटीपीसीआर सेंटर्स, टेस्ट लैब्स में फोन कर चुकी हूं। नहीं, सिर्फ मैं नहीं, मैं तो खुद आइसोलेशन में हूं। मुझे बताइए कि मेरे साथ कितने लोग हैं जो मुझे फोन करके बताते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो पा रहा है। जब हम कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन टेस्टिंग ये की है, तो वो की तो चली नहीं रही है ना डॉक्टर साहब। इसमें सुचरिता जी 3-4 चीजें बताऊंगा। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होगा तो हम डिटेक्ट किसको करेंगे, आइसोलेट किसको करेंगे, ट्रीट किसको करेंगे? तो ये तो एक इंडिविजुअल मरीज की बात हो गई। दूसरी चीज, अगर हम आरटीपीसीआर टेस्ट ही 70-80 हजार करेंगे, जैसे दिल्ली का अगर हम आंकड़ा ले लें, अगर हम टेस्ट ही 70-80 हजार करेंगे तो उसमें से हम 36% पॉजिटिव आएंगे। हम 25-26 हजार कहते हैं दिल्ली में 25-26 हजार केस हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में 10 लाख लोगों का टेस्ट करके तो देखो। हर बुखार वाले व्यक्ति का एक बार टेस्ट करके तो देखो, तो पता चलेगा आंकड़ा क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो भी इस वक्त चल रहा है, हमारे को सही आंकड़े चाहिए, हमारे को सही डायग्नोसिस चाहिए, टाइम के ऊपर आइसोलेशन चाहिए, टाइम के ऊपर टेस्ट चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, हमारे को ऑक्सीजन चाहिए। देखिए, सब पार्टियां जो भी चुन के आई हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं एक पॉलिटिकल प्रोफेशनल हूँ, सभी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा के एनर्जी को वेस्ट ना करें। और ये देखें दिल्ली में जाने कैसे बचाएं। छोटी सी बात बताऊंगा, 700 टन की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की दिल्ली में, और दिल्ली को मिल रही है 350 टन की ऑक्सीजन। 50% जो है ऑक्सीजन कम मिल रही है। सुचरिता जी, ये ऑक्सीजन है, जान देने की लाइफलाइन है। ये 1 किलो भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये 325 टन कम है तो इमेजिन कीजिए कितनों की जान हो रही होगी, कितनों की। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है, और अब जाकर हम ये कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर मंगवा लीजिए क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचाना, हम चिट्ठियां लिख रहे हैं अब जाकर। इससे पहले व्यवस्था कहां थी? मैं इसीलिए वरुण पुरोहित जी आपसे पूछूंगी, अकील खान जी के पास में बाद में जाऊंगी, लेकिन मुझे ये बताइए, अब हम चिट्ठियां लिखेंगे, अब हम कहेंगे सिलेंडर मंगा लीजिए। इस व्यवस्था को हम भाप नहीं पाए थे जब हम तब बैठकर कह रहे थे कि सब कुछ कंट्रोल में है, ऑक्सीजन भी है। मेरे साथ थोड़ी देर में असम के हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री
हेमंत बिस्व शर्मा जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे गंभीर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लगाया है। मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले वरुण जी, व्यवस्था अब हम छाटेंगे जब लोगों की सांसों पर, जानों पर बनाई है। सबसे पहले तो आपको साधुवाद, आपने आम जनता की बात उठाई। आम जनता जिस कदर त्राही हो रही है, सड़क पे परेशान हो रही है। किसी भी, अब मैं आपको बताऊं, ये राजनेता जो 21वीं सदी के हैं, ये मानवता पे धब्बा है। इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, इतने पार्षद हैं, ग्राम पंचायतें, क्यों नहीं आते जब वोट मांगने घर घर आते हैं ये लोग? तो आज क्यों नहीं घर घर जाकर के लोगों से पूछ रहे हैं क्या परेशानी है? आप मुझे बताइए, एक इंडियन यूथ कांग्रेस को अलग हटा दीजिए, उसके अलावा कोई भी, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, कोई सी भी पार्टी हो, जितने सांसद हैं, विधायक हैं, या आपको कहीं नजर आ रहे हैं क्या? या किसी भी पार्टी का कोई हेल्पलाइन या कोई ऑफिस या कोई तंबू ताना है क्या अस्पताल के बाहर? इन्होंने, इनको तनख्वाह किस बात की दे रहे हो आप? 1 साल से नो वर्क नो पे कर दीजिए, या फिर वर्चुअल पार्लियामेंट चलाइए। हर सांसद को, हर विधायक को और पार्षद को उसके इलाके में इंचार्ज बनाइए, वो जाए घर घर, वो चेक करे किसको क्या परेशानी है। तो ये जो पॉलिटिकल इंडिसिप्लिन हुआ है देश में, उसके कारण ये व्यवस्था चरमरा रही है। आप बताइए, राजनेता कोई नहीं दिख रहा है आज के टाइम में। वोट मांगते हैं, घर घर आते हैं, आज नहीं आ रहे, कहीं पता नहीं है, फोन नहीं उठाते लोगों के। आज जनता, आप लोग खुद दिखा रहे हो, सड़कों पे, गाड़ियों में, गर्मी के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर में बुजुर्ग लोग पड़े, उनका कौन वो करेगा? बार बार ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अरे भाई, इनसे ये प्रश्न पूछे सब सरकारों से कि 12 महीने में कितने वेंटिलेटर, कितने अस्पताल, कितने ऑक्सीफ्लो बेड्स इन्होंने तैयार किए, कितने ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए, पब्लिश करे हर सरकार। वो कोई नहीं बोल रहे, बात को डाइवर्ट करते। आम जनता रोटी रोजगार महंगाई से एक माफ कीजिए, लेकिन वरुण जी मुझे माफ कीजिए, लेकिन नेता तो आपके भी घर घर जा रहे थे, उनमें से कितने आज घर घर जा रहे हैं? उनमें से आज कितने घर घर जा रहे हैं? जरा मुझे एक लिस्ट दे दीजिए। आपके कौन से नेता हैं जो आज घर घर जाकर लोगों की समस्याएं पूछ रहे हैं? तो मुझे ये मत बताइए। मैंने कहा ये जरूरी है, लेकिन सर क्या करें, मुश्किल की आपदा की समय में राजनेताओं पर से भरोसा उठ गया। मुश्किल के समय में राजनेताओं से भरोसा उठ गया। मेरे साथ इस वक्त असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास 1 मिनट जा रही हूँ। हेमंता जी ने बहुत गहरा पुरजोर हमला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर किया है। उन्होंने कहा है कि जब हमने 8 ऑक्सीजन प्लांट बना लिए तो दिल्ली ने क्यों नहीं, जब केंद्र सरकार ने दोनों को एक समय पर इसके लिए सैंक्शन दिया था। हेमंता जी, दिल्ली सरकार पर आपने कड़ा हमला किया है। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। भारत सरकार आपको जो भी मदद करेगा, that should be in addition to your own effort. अपना प्रयास 100% होने का बाद भारत सरकार आपको जो कुछ मदद करेगा वो भारत सरकार का ऊपर होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कोविड का जब पहला वेव हुआ था, उसी समय ऑक्सीजन का बारे में सबका चिंता था। भारत सरकार ने हर स्टेट को ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल का साथी बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृति दिया, मंजूरी दिया, और भारत सरकार का कोई सारा कंपनी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो लोग CSR भी देने के लिए राजी हुआ। तो हमने प्रयास किया। आज 8 प्लान हमने शुरू कर दिया हो। कल हम लोग 2 और प्लान शुरू करूँगा, और विद इन वीक हम लोग और 2 प्लांट शुरू करेगा। तो लगभग 1 सप्ताह में मेरा 12 प्लांट हो जाएगा। तो मेरे तो ये सुन के आश्चर्य होता है कि अरविंद केजरीवाल जी का हाथ में करोड़ रुपया का बजट है, जो बजट असम से कोई गुना ज़्यादा है। भारत सरकार उनको दे या ना दे, उनको तो प्लान बना लेना चाहिए था। हेमंता जी, ये देश की, हम ये किसी और शहर की बात नहीं कर रहे, हम देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। और यहां पर जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, तो ये कितना बड़ा आघात लगता है आपको? देखिए, असम जैसा छोटा प्रदेश, हम लोग दिल्ली को देखता हूँ, दिल्ली से कुछ सीखने का कोशिश करता हूँ। आज जो दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपया अपना एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया है, और
ये तमाम जो कोविड का प्रकरण चलते रहा, दिल्ली सरकार को एक दिन के लिए भी दिल्ली का लोगों को राहत नहीं मिला था। तो ये कंटीजेंसी प्लान क्या बनाया? कंटीजेंसी प्लान फॉर ऑक्सीजन उनका फाइल में क्या था? उनका एक्सपर्ट ग्रुप ने उनको क्या सजेशन दिया? क्या मोदी जी आपको खाना पका के दे देगा और आप खाना खाएगा? ऐसा आपको एक्सपर्ट ग्रुप ने आपको बोला था कि आपको कुछ सलाह भी दिया था? तो ये कृपा करके केजरीवाल साहब को ये लोगों को बोलना चाहिए कि उनका हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट, उनका सलाहकार लोग ने उनको क्या सजेशन दिया था टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस और सप्लाईज ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो मेरा लगता है ये एक जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार अच्छा काम नहीं किया है। आज हमारा परसों दिन आसाम का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर दिल्ली में निधन हुआ, हॉस्पिटल बेड उनको नहीं मिला। तो ये इसका जिम्मेदारी तो केजरीवाल साहब को लेना पड़ेगा। हेमंता जी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन खुल गया है 18+ लोगों की वैक्सीन के लिए, ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन मुफ्त में क्यों नहीं दी जा रही? आपने तो ऐलान कर दिया कि असम में सबको फ्री वैक्सीन दी जाएगी, मुफ्त टीकाकरण होगा, लेकिन देश भर से ये मांग उठ रही है कि फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अभी इतना पैसा कोविड में खर्चा कर रहा है। अगर हमको 400 रुपया में वैक्सीन मिल रहा है, 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में मेरा 800 करोड़ जाएगा। लेकिन अगर 2 महीना कोविड चलते रहेगा तो मेरा 2000 करोड़ रुपया जाएगा। तो ये एक फजूल का जो डिबेट है। भारत सरकार को आपको 45 का ऊपर आपको फ्री दे रहा है, तो मोदी जी ने अपना जिम्मेदारी निभाया है, और 18 to 45 का जिम्मेदारी हम क्यों नहीं निभा सकता हूं? क्या हमारा हेल्थ क्या स्टेट सब्जेक्ट नहीं है? तो ये पहला बात हम लोग को, हर व्यक्ति को ये मन में रखना चाहिए कि भारत वर्ष का संविधान का अनुसार हेल्थ इज द कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नॉट ए सेंट्रल सब्जेक्ट। देखिए हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महाभारत जी के पास जाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर बात हो रही है राजीव जी, बार बार ये कहा जा रहा है वैक्सीनेशन क्यों नहीं फ्री मुफ्त में दी जाती, ये बार बार पूछा जा रहा है कि क्यों जिस तरह से सिस्टम एक तरह से चरमरा गया है, तो एक ही हथियार है वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन मुफ्त क्यों नहीं दी जा रही, फ्री टीकाकरण क्यों नहीं? हेमंता जी ने कहा स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट दे दे। जिन्होंने ऐलान कर दिया कि हम वैक्सीनेशन फ्री करेंगे, प्रदेश को ऐलान कर रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन फ्री करेंगे। जो स्टेट चाहते हैं वैक्सीनेशन की कॉस्ट नहीं लेनी चाहिए, वो स्टेट इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तर्क दिया जा रहा है। जो वैक्सीनेशन कंपनियां, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंस था वो उनको निकालना है, वो कहीं ना कहीं एक चैरिटी कर रहे हैं इस वैक्सीन को लेकर के। मैं वैक्सीन कंपनियों का प्रवक्ता नहीं हूं, तो इसलिए मैं वैक्सीन कंपनियों के बिहाफ पे कोई बात नहीं करूंगा। मैं केवल इतनी बात बोलूंगा कि हाँ, जो भी राज्य सरकारें हैं वो अपनी तरफ से ऐलान कर रही हैं और वैक्सीनेशन फ्री होगा, ये बात ऐलान कर चुकी है। केंद्र सरकार भी उनको सहयोग कर रही है, और केंद्र सरकार माइक्रो मैनेजमेंट जो कर रही है, माइक्रो लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे वर्टिकल होंगे। वैक्सीन तो हमने कराई है, आपने देखा पीछे भी वैक्सीनेशन हमने फ्री करा है। 12 करोड़ वैक्सीनेशन, हम 14 करोड़ वैक्सीनेशन अभी तक हम कर चुके हैं। वैक्सीनेशन अभी तक किसी डिबेट का इशू नहीं होता था। आपने देखा होगा डिबेटों के ऊपर हम केवल सफाई देते थे, हम लड़ाई लड़ते थे कि वैक्सीन की ऑथेंटिक है, वैक्सीन को वैक्सीनेशन। लेकिन अगर हम टोटलिटी से लड़ते थे जो बार-बार, अगर हम टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांस देखें, सुरिचा जी, अगर हम टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांस देखें तो इट्स ए बिग फेल्योर जी। ये एक बड़ा फेल्योर है स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंटर का भी। देखिए, जो लोग सेंटर में हैं वो भी जिम्मेदारी से बच के नहीं जा सकते, और जो स्टेट में हैं वो भी, दोनों की जिम्मेदारी थी। इस वक्त आपने हमारे एंकर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लड़ाई झगड़े में ना जाएं, बल्कि इसके सोल्यूशन की तरफ बात करें। अभी भी यही होना चाहिए, बल्कि दूसरी स्टेट भी एक दूसरे के ऊपर ताने तिशने करें, कमेंट्स पास करें, उससे अच्छा ये है
कि अगर कोई मदद कर सकते हैं तो करें। उन लोगों की जो सड़कों पे मर रहे हैं, हम जैसे लोग, हमारी कोई हैसियत भी नहीं है, हमारे पास कोई ज़राए भी नहीं है, कोई पैसा भी ऐसा खास नहीं है, फिर भी जितना जिससे बन पड़ सकता है लोग सड़कों पे एक दूसरों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जितने नेता हैं ये सब अपने अपने घर बैठे हैं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए था, आसाम का इलेक्शन चाहिए, बिहार की रैली चाहिए, कुंभ का मेला चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम चाहिए, कभी तबलीगी जमात पे इल्जाम चाहिए। नहीं, सुन लीजिए आप थोड़ा एक मिनट असगर जी आपने बिल्कुल सही कहा है। असगर जी मैं आपके साथ आपसे पूरी तरह सहमत हूँ सर, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इसीलिए लोगों में आज गुस्सा है। किसी तरह का आयोजन, किसी तरह की भीड़, हर वो भीड़ जिसमें लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं, वो कोरोना की इस महामारी को बढ़ाने में उसका रोल रहा है। लेकिन असगर जी मुझे बस ये समझ नहीं आता है, आपके मुंह से कभी उन किसानों के लिए भी क्यों नहीं फूटता है ये गुस्सा, जो न जाने कितने महीनों से बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर। मैं खुद कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मुझे लगता है आज बोलिए, हमने आपके चैनल पे भी बैठ के, हमने आपके चैनल पे बैठ के, हमने आपके चैनल पे बैठ के, हमने आपके चैनल पे आज तो अगर हम कुछ कहेंगे, अगर हम कुछ कहते हैं, आप ये कहेंगे, आप नहीं सिलेक्टिव नहीं है, आप ये कहेंगे कि जी आप टॉपिक से हट रहे हैं। वरना आपके चैनल पे बैठकर जब भी हमने बात करी है तो हमने ज़रूर ये कहा है कि उन गरीब किसानों को भी देखा जाए। हमने और गरीबों की भी बात की है। हम पूरे मुल्क की बात करते हैं और पूरे मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, पूरे मुल्क की तकलीफ की बात करते हैं, पूरे मुल्क की बीमारी की। मैं कहता हूँ दिल्ली की बात करिए, दिल्ली में बीमारी की वजह क्या है भाई सुनीता जी? उन चीजों की बात कर रही हूँ, हम आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। वो सहूलियतें जो आज जो बेसिक मिनिमम यही बात हम भी कह रहे हैं, जो एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, हमारा दिल होता है असगर जी। और मैं इसीलिए एक बार मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास जाऊंगी, उसके बाद हरीश जी के पास जाऊंगी। एक मिनट सुनिए, फिर मैं एक बार डॉक्टर रवि मलिक के पास इसलिए जाऊंगी क्योंकि डॉक्टर रवि मलिक, अगर मैं बीमार हूं, अगर मैं अपना टेस्ट कराना चाहती हूँ, मेरे लिए RT-PCR टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो ये इस देश के लिए समस्या है कि नहीं है? मैं सांसें नहीं ले पा रही हूं, मेरा परिवार मुझे अस्पताल लेकर जाए, ना बेड है ना ऑक्सीजन है, तो ये जरूरी है कि नहीं है? और मैं अगर चाह रही हूं कि मुझे अस्पतालों के बारे में पता लग जाए, एक व्यवस्था आपने शुरू की, लेकिन मैंने दिखाया, मेरे सहयोगियों ने दिखाया कि ऐप में जो जानकारी आती है वो असल में अस्पतालों में है ही नहीं। बेड 5 है, जाओ तो एक भी नहीं, बेड 20 है, जाओ तो एक भी नहीं। सुचरिता जी मुझे केवल 2 मिनट दीजिए, मैं जमीन पे आपको हकीकत बताता हूँ, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चला रहा हूँ, उनमें वैक्सीन भी दे रहा हूँ। 2-3 चीजें आपको बतानी बड़ी जरूरी है। मुझे ये बताइए कि अगर पैंडेमिक की स्थिति है और स्टेट के पास अगर किसी वजह से रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या सेंटर उसे छोड़ देगा? छोटी सी बात है। माना कि स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ, लेकिन ये भी तो माना कि हम सब भारतवासी हैं। अगर स्टेट के अंदर ऑक्सीजन नहीं है किसी वजह से, चाहे कोई भी वजह रही हो, वो तो वाद विवाद की बात है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है बात की बात है। अब आप देखिए, एक हॉस्पिटल में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में 25 लोगों की मौत हो जाती है, बहुत बड़ी बात है, बिना ऑक्सीजन के। दूसरे अस्पताल में 20 लोगों की मौत हो जाती है बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन 350 टन कम आ रही है देश की राजधानी में। तो क्या हम ये बहुत बड़ी चीज है, ये काला दिवस है, काला दिन है, जिस दिन के हमारे यहाँ पर टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर बिना ऑक्सीजन के पेशेंट की मौत होती है। देखिए, कोविड से किसी की मौत हो जाए, डॉक्टर पूरा ट्राई करें, बड़ी दुखद बात है, लेकिन एक बार को समझा लेंगे अपने आप को। लेकिन ऑक्सीजन की ना उपलब्धि से किसी की मौत हो जाए तो हम प्रोफेशनल्स को क्या फील होता होगा? हमारी हिपोक्रेटिक ओथ हमारे को क्या सिखाती है? हमें ऑक्सीजन तो दो, हमें औजार तो दो, हमारे को सारी चीजें तो दो जो हमारे को चाहिए, दवाइयां तो दो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टेस्ट तो दो। लेकिन अगर किसी वजह से दिल्ली की सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं है तो सेंटर दे दे। उसमें कौन सा कोई मोहर लगी है कि सेंटर से ऑक्सीजन आई है या वहां से? ऑक्सीजन 1 किलो भी कम नहीं होनी चाहिए, जो टनों के हिसाब से कम है, 1 किलो भी कम नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन उपलब्ध होनी चाहिए, पेशेंट्स को बेड्स उपलब्ध होने चाहिए, वेंटिलेटरी बेड्स होने चाहिए। देखिए, त्रासदी का मामला, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं है लगाने चाहिए इनको। हर आदमी जो
जो चुन के आया, हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा किसी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं होनी चाहिए। हम पूरे विश्व के अंदर हास्य और व्यंग के सब्जेक्ट भी बन जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज है, अपनी आत्मा को कभी माफी नहीं दे पाएंगे। ऑक्सीजन इज द बेसिक नेसेसिटी, इट इज द एसेंशियल मोस्ट ड्रग। ये एसेंशियल ड्रग्स में आती है जो कि ऑक्सीजन, और हम सबका हक है ऑक्सीजन लेना। हम अपने सांस को 2 मिनट रोक के तो देखें। कोविड का पेशेंट जो है, अगर उस बेचारे को सांस नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीजन की समस्या। और ये टाइम इज द एसेंस। ऐसा नहीं है कि हफ्ते बाद ठीक होगी, 10 दिन बाद ठीक होगी। आर्मी को निकालिए, सब लोगों को निकालिए, बाई एयर ऑक्सीजन को लाइए। मुझे लग रहा है कुछ बाई एयर ऑक्सीजन आने की भी बात हो रही है, शायद आएगी भी, लेकिन ये कब आएगी? मिनटों में आनी चाहिए, मिनटों में, हर मिनट के हिसाब से, नहीं तो डेथ्स होंगी। हमें फौरन इसका इंतजाम, जब बहुत से मुल्क नोएडा में नहीं, गुड़गांव में नहीं, दिल्ली में नहीं, तो कौन जिम्मेदार? नहीं, बहुत सारे मुल्क तैयार हैं हमें ऑक्सीजन देने के लिए। ले उनसे, जब परेशानी है तो उसको सार को, लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं, आप मदद लेने को तैयार नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनसे ऑक्सीजन लेनी चाहिए। लोग सड़कों पे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, एक दूसरे को देख के बिलके जा रहे हैं और दूसरे को देख देख के मरे जा रहे हैं। तो कम से कम हमें इस मौके पे पॉलिटिक्स को बिल्कुल दरकिनारे कर देना चाहिए। लोगों की तकलीफ, आफ्टर ऑल वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। हमें ये सोचना चाहिए हम सब नागरिक हैं हिंदुस्तान के, और यही सोच के एक दूसरे की मदद करें। हम सब भाई भाई हैं, इसमें दो मुल्क की तरक्की का भी सवाल है। मैं अकील जी से पूछ रही हूँ, एक मिनट। असगर जी मैं सिर्फ, अच्छा, अकील खान हमारे साथ नहीं है, मैं वरुण जी के पास जा रही हूँ। जी ठीक है सर, मेरा सवाल बहुत छोटा है, उसका जवाब हरीश जी दे दीजिए या फिर वरुण जी दे दीजिए, राजीव जी दे दीजिए। मेरा मतलब सर, देखिए, मैं यहाँ पर आज एक आम व्यक्ति की तरह बैठी हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन सी सरकार है, कौन सी नहीं है। मेरे लिए जरूरी है, अगर मुझे चाहिए एक अस्पताल जिसमें ऑक्सीजन का वाला बेड मुझे मुहैया हो जाए, तो मैं किसकी तरफ देखूं? वरुण जी, कौन है जो मेरी मदद करेगा आज? मुझे ये मत बताइए वो नेता वोट मांगने आते हैं, आज नहीं आते, कल आए थे, आज नहीं आते। आपके कौन से नेता पहुंच रहे हैं आज मदद करने? नहीं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। मैंने कांग्रेस का नाम भी लिया है, बीजेपी का नहीं लिया है अकेले। आप मेरी बात पहले भी मैंने बोला, सुना नहीं होगा आपने। मैंने कांग्रेस, बीजेपी, सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें आरोप लगाए। पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी जो है वो फेल है इंडिया की। आप मुझे बताइए, सांसद, विधायक, पार्षद ये क्यों नहीं अपनी कमेटी बनाते, क्यों नहीं घर घर जाते? आज आम जनता सैंडविच हुई, रोटी, रोजगार, महंगाई से अलग परेशान, इधर ये हेल्थ डिजास्टर हो गया, इससे परेशान। कहां जाएगा आम आदमी? अब यही तो मैं कह रहा हूं, लड़ने का टाइम थोड़ा ये कांग्रेस बीजेपी करने का। मैं कह सकता हूं भाई कांग्रेस की सरकार अच्छी है, ये सब बेकार बातें हैं। इस समय सारे नेताओं को इनको पकड़ना पड़ेगा। इन्होंने वोट लिया है जनता से, इनको तनख्वाहें मिल रही है पार्लियामेंट से, वर्चुअल पार्लियामेंट चलाइए। क्या दिक्कत है वर्चुअल पार्लियामेंट रोज 2 घंटे चलाने में? जो हर जिले की हर समस्या को पार्लियामेंट में डिस्कस करिए। गायब हो गए सब सारे सांसद, विधायक, फोन नहीं उठाते आम जनता के। दे दिया कि आपकी तनख्वाह वापस मैंने राजस्थान सर बिल्कुल दिया, मैं बिल्कुल दिया है। राजस्थान की सरकार को भी दिया है, राहुल गांधी जी को भी दिया है, मोदी जी को भी दिया है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी दिया है। आप 1 साल से मेरे ट्वीट देख सकते हैं। बिल्कुल आप भाई ये क्यों ले रहे हैं तनख्वाह? अगर ये काम नहीं कर रहे जनता के लिए तो नो वर्क नो पे, तो आम जनता। सहमत हूं आपकी बात से। मैं वरुण जी, मैं आपकी बात से सहमत, मैं यही तो कह रहा हूँ, आम जनता के हिसाब से वही बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें जो बाद की बात है। मुझे तो अभी फौरी सोल्यूशन चाहिए। वो क्या है? और मैं ये पूछ रही हूँ राजीव जी, ये सेकंड वेव है, जब हमने देखा कि विधायक सरकार वही तो चलाते हैं, तो हम तैयार नहीं थे इस सेकंड वेव के लिए। हम तैयार नहीं थे। नहीं, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि जो थर्ड, इनसे पूछिए ना 12 महीने में सरकारों ने क्या किया, कितने ऑक्सीफ्लो बेड्स करे, कितने अस्पताल किए, कितने वेंटिलेटर लगाए, क्या तरीका? सुनिए एक मिनट। डॉक्टर्स भी, साइंटिस्ट भी इस बात को लेकर के अवेयर नहीं थे कि इतना, क्योंकि हमारे बीच में डॉक्टर्स भी बैठे हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता है कि इस तरीके से वायरस म्यूटेट करेगा या जो उसकी नेचर में इस तरीके के बदलाव आएंगे और ऐसी डिजास्टर, ऐसी महामारी हमारे को देखने को मिलेगी। बावजूद उसके
क्योंकि आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ हमारे पास भरपूर ऑक्सीजन है। हमारे पास 8500 ml ऑक्सीजन है। 6600 ml ऑक्सीजन जो है वो हम पहुंचा पाए हैं। लॉजिस्टिक का एक चैलेंज रहा है, मैं मानता हूँ। बहुत सारे मैं अभी कुछ इंडस्ट्रीज से मिला जिनका ये कहना था कि सिलेंडर, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सिलेंडर की कई बार कमी महसूस हो रही है। मैं किसी की सरकार को, किसी राज्य सरकार को ब्लेम नहीं करूंगा। आप मेरे बहुत सम्मानित मेहमान हैं, बहुत बार महाभारत में आते हैं, बेहद कमी है। से दिस, हमारे पास बहुत ऑक्सीजन है, तो मुझे गुस्सा आएगा सर, मुझे गुस्सा आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इतने लोगों को जानती हूँ जिनकी जान चली गई है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं मिल पाया। तो इसीलिए आज अगर आप कहेंगे वी हैव इनफ ऑक्सीजन, तो आपको सिर्फ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं खुद आपकी डिबेट में इसलिए लेट हुआ हूं क्योंकि मेरे पास भी सुबह से रात तक कम से कम 500 फोन आते हैं जिनकी मांग होती है कि कहीं कहीं पे हमारी ऑक्सीजन शॉर्ट है, हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति करवाइए। मैं वहां गया हुआ था कुछ लोगों को ऑक्सीजन दिलवाने के लिए। मैंने खुद पर्सनली जब मैंने नोडल ऑफिसर से चेक किया तो नोडल ऑफिसर का ये कहना था कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है और हमारे आंकड़े भी बताते हैं कि 8500 मेट्रिक टन हमारे पास ऑक्सीजन है, जिसमें से और उल्टा 2000 मेट्रिक टन हमने और अभी इम्पोर्ट कर रहे हैं। बात इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हाईकोर्ट के अंदर भी आप देखिए, हाईकोर्ट में भी दिल्ली, हाईकोर्ट में भी आज चिल्लाने वाली डिबेट नहीं है। चिल्लाइए मत प्लीज, चिल्लाइए मत, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, चिल्लाइए। आप क्या चिल्लाइए, क्या गलत बोल रहे हो? आपको ये कह रहा हूँ कि आज कैसे डेथ हो रही है बगैर ऑक्सीजन के? फिर कैसे डेथ हो रही है? एक मिनट, अरे भैया मेरी बात सुन लो, एक बार पहले बात तो सुन लो। आप मेरी ऐसे बीच में बोलते रहोगे तो तरीका ठीक नहीं आता। बात कर लिएगा, थोड़ी देर के बाद राजनीति करेंगे, अभी पहले काम की बात कर लेते हैं। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं कि यहाँ पर एक चैलेंज है कि शेल चाहिए, सिलेंडर चाहिए। सिलेंडर की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी पड़ रही है और राज्य सरकारों से यही बोला गया है कि आप शेल का अरेंजमेंट कीजिए। हाई कोर्ट के अंदर तो राज्य सरकारों द्वारा, इवन दिल्ली सरकार द्वारा जो हाई कोर्ट में बताया, बिल्कुल देखिए, एक दूसरे पर दोषारोपण करने का वक्त नहीं है। ये फिलहाल फौरी तौर पर सॉल्यूशन की जरूरत है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। महाभारत में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया।